प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप तमाम अधिवक्ता साथियों ने हमसे व्हाट्सएप मैसेज करके, हमारी बहनों ने भी ये जानना चाहा है कि बदले हुए परिप्रेक्ष्य में, कंडीशंस में, स्थिति में क्या सर पुरानी लॉ को ही पढ़ा जाए या केवल नई लॉ को? मतलब मैं अंदर की बात बताऊं सारे आप लोगों के भीतर, क्या पुरानी लॉ को बिल्कुल छोड़ दिया जाए? तो ये बातें हम आपसे इस पर कुछ भी बोलें उसके पहले ये ज़रूर कहना चाहेंगे, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां ना चाहते हुए भी कुछ करना पड़ता है। आपका मन तो नहीं कह रहा भाई, इतने दिन से ये कानून उसी सीक्वेंस में चीज़ें, लगभग इतने दिन की पूरी पढ़ाई, ज़रा हम लोगों से पूछिए। हम लोगों को पुराने के साथ तीनों नया और साथ ही साथ नए 33 एक्ट, और एक दो नहीं 33 एक्ट, आप अंदाज़ा लगाइए 36 नए एक्ट जोड़ा है। और समय का कुछ पता नहीं है कब एग्जाम करवाएगा। माननीय उच्च न्यायालय की बात कर रहा हूं, तो आप लोगों के सामने जीवंत एग्जाम्पल मैं खुद हूं। हम आपसे दो दृष्टांत देना चाहेंगे। एक, केरला हाई कोर्ट के द्वारा विज्ञापित पदों में सिलेबस के नाम पर दोनों का इंक्लूड किया जाना। आप जानते हैं राजस्थान जुडिशरी आप मेंस लिखने जा रहे हैं और वहाँ पुराने सिलेबस पर प्रीलिम्स हो गया। आप ये भी जान रहे हैं कि जो नए साल में यानी 25 में एपीओ का एग्ज़ाम होना है, उसमें भी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सिलेबस पुराना ही रखा है। लेकिन वहीं समानांतर रूप से देखें तो केरल हाई कोर्ट ने अपने सिलेबस में, और अब तो आपने स्पष्ट तमाम सूचनाएं पढ़ी होंगी, जाना होगा, बिहार लोक सेवा आयोग ने हाई कोर्ट के नियमावली का वो प्रियम्बल, जिसमें नए सिलेबस को शामिल किए जाने की संदर्भ की बात है, नियमावली बदल दी है। यानी जो अगली न्यायिक सेवा होनी है 33वीं बिहार की, जो इस साल मुश्किल लगती है, इस साल नहीं, संभव कि 32वां का भी मेंस का रिजल्ट आना है। हम इतना आपसे कहेंगे कि अब किसी भी स्टेट में पुराने सिलेबस पर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आपका सवाल ये नहीं है, हमारी बहनों का सवाल ये नहीं है, वो जान रही हैं कि अब नया वाला ही होगा। सवाल सिर्फ उनका ये है कि हम क्या पुराना बिल्कुल छोड़कर पढ़ें? तो हम एक बात कहेंगे और आप इसको अपने सुविधा के अनुसार समझने की कोशिश करिए। क्या आप इतना सक्षम हैं कि बगैर नए वाले की मदद, बगैर पुराने वाले की बिल्कुल मदद लिए नए वाले की पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लें? अगर ऐसा है, अगर आप में इतनी स्टेमिना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, मैं कहता हूं। लेकिन मैं खुद BNSS पढ़ा रहा हूं, बगैर पुराने वाले के कनेक्शन के नए वाले पर एक सर्रा चढ़ने में बड़ी मुश्किल है। तमाम कन्फ्यूजन, तमाम गलत चीज़ें याद हो जाने की संभावना है। सेक्शन नंबर तो छोड़िए, वो तो सबसे बाहरी चीज़ है, वो तो रट्टू तोता फिसड्डी तो करते ही हैं। वो तो क्या कहते हैं, जो इंडेक्स, उसको रटने वाले तमाम, जो सबसे मोटा बुद्ध होता है वो यही करता है, केवल सेक्शन रटता है। लॉ के कंटेंट को समझना, कौन सा कंटेंट कहाँ से जुड़ता है, कौन सा सब सेक्शन, कौन सा एक्सप्लेनेशन किस अन्य लॉ से जुड़ता है, ये चुनौती है, ये तैयारी, ये गहराई है। और ये चीज़ अगर समझनी है तो आपको तो पता ही है कि CPC नहीं बदली है। हालांकि ये सरकार CPC को बदलने की पूरे विचार में है। आने वाले 2-4 साल में वो भी पूरा बदल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट 2029 तक इनकी रहनी है। तो इस बात को अब माइंड में बोझ की तरह ना लें, तो आप पढ़ ले जाएंगे। मैं खुद करीब पिछले 20-25 दिन से ये क्लास ले रहा हूँ
आज 23वां क्लास हमने कंप्लीट किया है और रिपील व्यवस्था हम पढ़ा रहे थे। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप ये तय मान के, लगभग फिक्स मानिए कि जब हमें पुराने के बगैर नया तैयार करने में असुविधा है तो दोनों को पढ़ लेने में बुराई क्या है। अगर बाई द वे केरला हाई कोर्ट की तरह यूपी हाई कोर्ट ने यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जूनियर डिवीजन की वैकेंसी में सिलेबस के नाम पे दोनों रख दिया, तो दोनों रखने से अगर दोनों पढ़ते हैं आप तो आपके दोनों हाथ में लड्डू, और अगर आप सिंगल पढ़ते हैं और लागू दोनों हो गया तो हुआ ना नुकसान। और अगर केवल सिंगल नया वाला ही लागू हुआ तो क्या बुरा है। जैसे अब तक पुराना पढ़ रहे थे, पिछले साल तक पढ़े, थोड़ा सा दोहरा लिया। मुझे ये नहीं लगता जितना लोडेड नए को लेकर आप लोगों ने माइंड मेकअप कर लिया है, ऐसा नहीं है। बल्कि उस नए को पूर्ण रूप से समझने के लिए, अपने दिमाग के भीतर आत्मसात करने के लिए पुराने वाले का अप्रतिम सतत सहयोग चाहिए होगा। फिर से तीनों शब्द सुनिए, अप्रतिम सतत सहयोग, यानी वो इतना सुंदर बन पड़ेगा। आप कॉम्बिनेशन जैसे पुराने वाली, मैं भी जस्ट जो क्लास लेके आऊँ उसका एग्जांपल देता हूँ। 438 सेंटर सेक्रेटरी बेल की जो व्यवस्था है यूपी में, जिसके लागू होने के बारे में योगी सरकार ने जैसे उसे पुनर्जीवित किया है, वो सब आप तो जानते ही थे। लेकिन जो टर्म्स और पॉलिसी 438 की पूरी व्यवस्था में थी सीआरपीसी में, उसमें से काफ़ी हिस्सा नए वाले में निरस्त कर दिया गया है। ये वो सेक्शन हो गया है 482। तो अब आपको अगर हम सिर्फ 482 पढ़ाएं तो उतना मज़ेदार, उतना लिंकिंग नहीं होगा। लेकिन अगर पिछले 438 के कहते हुए पूरी बातें आप जानते ही हैं, सारे प्रोविज़न पता ही हैं, उसको जोड़कर उसमें चिपका दें 482 BNSS, तो आपको ये भूलेगा। अगर ये नहीं भूलेगा और ऐसे सारे प्रोविज़न किए जा सकते हैं, कहते नहीं कि कहने से कुछ दुख घटे, करने से कुछ होए। कहने का मतलब है कि आप अगर ये चिल्लाते रहेंगे भीतर ही भीतर, शोर मचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अरे यार कैसे होगा, उतना तो ख़त्म नहीं हो रहा था, एक चींटी दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ डाला महाराज, आप करिए तो सही। इससे भी बड़ा मैं खुद कह रहा हूँ, हम लोगों का सिलेबस है, ऐसे बच्चे हैं, कल मैंने जिक्र किया था आपसे, जो मेंस देने पे आमादा है, मतलब कचहरी भी जाते हैं, सारे काम भी करते हैं, उनके बाल बच्चे हैं उनकी भी देखभाल करते हैं, घर की तमाम झंझटें झेलते हैं, और सिलेबसों पूरा है, पढ़ते केवल 2 घंटा है। कैसे 30 साल जिन्होंने इसी सीआरपीसी आईपीसी को खूब रगड़ा हो, कानून पढ़ने का वो महारथी हो जाता है, एक नज़र उसे देखना भर है। नए वाला लड़का तो 10 साल तो यही नहीं सीख पाता कि वेयर एक्ट पढ़ा कैसे जाए। टोटल कानून चाहे जुडिशरी में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, प्री मेन में, चाहे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के एग्ज़ाम में, चाहे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के एग्ज़ाम में, फोकस किस पे है? हाई कोर्ट देख क्या रहा है? वेयर एक्ट, जो केस ला है वेयर एक्ट। अगर आप CLA या अच्छे प्रकाशन की लेंगे तो वो केस ला की भी मदद कर दे रहा है। रही सही कसर, आप अलग से कोई एक्स्ट्रा मटेरियल इंग्लिश में तो बहुत ही उपलब्ध है, हिंदी में से भी तमाम प्रकाशन निकाल रहे हैं। आप कोई एक संजीदगी से तो काम करें। कितने बच्चे हैं जिन्होंने पास्को पर, करप्शन पर, लोकल एक्ट पर खुद से मेहनत करके कुछ अपने सेल्फ नोट्स बनाए हों? जो बनाए होंगे वो चाहे जब मेंस होगा, चाहे फरवरी में हो, चाहे मार्च में हो, नए साल में, इस साल प्री होने की संभावना और नए साल में ही मेंस होने की संभावना जे के संदर्भ में है 2024। आपने देखा कि गवर्नमेंट ये प्रतिबद्धता के साथ सिद्ध करके दिखाएगी और तब बमकेगी। पहले वो पुलिस भर्ती करवा ले अगस्त में, तब बताए। उसके बाद आप जानते हैं PCS की डेट अक्टूबर में फिक्स है, RO दिसंबर में ले गया है।
यानी जब वो पीसीएस और ये पुलिस भर्ती करवा लेगा तो एक बार लंबी सांस भरेगा, और लंबी जब सांस भरेगा तो आपकी दोनों वैकेंसी के बारे में निश्चित ही या तो वो कुछ कर चुका होगा या कर देगा। वहाँ वो दबाव में नहीं होगा, वहाँ उसे कोई परेशानी नहीं, केवल ये साबित करना है कि ठीक है हमारे समय में ही निरस्त हुआ, पेपर लीक हुआ, हमारे समय में ही पेपर रद्द किया गया, लेकिन हमने करके दिखाया भी। क्षतिपूर्ति 2027 में योगी बाबा को चुनाव लड़ने आना है, उसकी भरपाई चल रही है। हर विभाग की भर्तियों को खंगाला जा रहा है। अब चूंकि मोदी जी को तो इस बीच में चुनाव लड़ने आना नहीं है, और डिले अब ज़्यादा करने से नुकसान है, 3 साल बचा है। ऐसे समझ लें, जिसको भी अब बचे हुए महीने में प्री या पहला एग्ज़ाम दिलवाएंगे, उसमें से किसी भी विभाग की नौकरी में योगी बाबा नौकरी 25 के पहले दे नहीं पाएंगे, और उनका बचेगा महज 1.5 साल। लास्ट के 6 महीने जब कार्यकाल ख़त्म होने को होता है, तब सरकार किस में लग जाती है? नए चुनाव की तैयारी में, ट्रांसफ़र, फलनमा ढिमका। तो एक प्रकार से देखें, 24 चल रहा है, जो 3 साल दिखता है 3 साल नहीं है, इसको आप 2 ही साल मानिए, और 2 साल के हिसाब से बिल्कुल दम लेने की फुर्सत नहीं है। तो ये अगर किसी के माइंड में गलतफहमी चल रही है कि सरकार तो अब 2027 के लिए तैयारी करेगी, वो क्यों वैकेंसी निकालेगी, वो मूर्खतापूर्ण सोच रहा है। अब से जब मरहम पट्टी करेंगे योगी बाबा, तो शायद पब्लिक का कुछ हिस्सा डैमेज कंट्रोल कर दे, अन्यथा जितने, एक तो लौकी है तितलौकी, दूसरे चढ़े नीम की डाल। आपस में जो कुछ चल रहा है वो तो दुनिया देख ही रही है। अगर इस घाव को नहीं भरा, बेरोजगारी वाले पॉइंट को, तो कोई भी वर्ग सॉलिड वोट बीजेपी को करेगा नहीं। बैकवर्ड लॉबी थोड़े मोड़े स्तर पर नहीं निराश है। बैकवर्ड लॉबी का इसी फायदा को उठाने के लिए अखिलेश जी लगातार कपिल सिब्बल के कहने पर तंग बाने बहुत बेहतरीन ढंग से बोल रहे हैं, एक सधे हुए नेता की तरह। हमें तो लगबे नहीं करता कि वो कभी, उसको कोई, मुझे साफ फील होता है कोई पीछे से प्लान करता है और उस पर वो तड़ातड़ अपना बैटिंग कर रहे हैं। समय है, ये बर्दाश्त करके योगी जी सुन भी रहे हैं। योगी जी जैसा खूंखार व्यक्ति बर्दाश्त कर नहीं सकता, लेकिन समय इसी, बुद्धिमानी इसी को कहते हैं कि रहीमन चुप रह देखिए, रहीमन चुप रह देखिए, देख दिनन के फेर, रहमन चुप रह बैठिए, देख दिनन के फेर, जब अच्छे दिन आई हैं बनत न लागी देर। और दूसरी जो हम अक्सर कहते रहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए। ये कॉन्सेप्ट मन में बैठाइए, और मैं सभी अधिवक्ता बहनों से विनम्रता पूर्वक अपील करूंगा कि आप पुराने वाले को भार स्वरूप नहीं लीजिए और नए वाले को ओवरलोड मत समझिए। करिए, हर दिन प्लेन पेपर उठाइए, एक शानदार नोट्स बनाइए अमेंडमेंट पर, खुद से मेहनत करिए, और 60 नोट्स जितना आप PCSJ में लिख सकते हैं, PCSJ से कम लिखना है HJS में, मेंस की बात कर रहा हूँ, वो नोट्स जो पारंपरिक रूप से कई बार पूछे गए हैं, समझना, एक ट्रिक दे रहा हूँ, जो नोट्स, जो क्वेश्चन पिछले 10 साल में जूनियर डिवीज़न में पुराने सिलेबस के आधार पर कई बार, जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दे देता हूँ, आपसे क्वाइसी कॉन्ट्रैक्ट कितनी बार पूछा गया, कोई सीमा है? आपसे बिना प्रतिफल की संविदाएं 25 का तीनों पार्ट, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कितनी बार पूछा गया है? ये तो रही मल्टीपल मौलिक विधि की बात, लेकिन आज लेते हैं जो बदला है उसमें दिखा देते हैं आपको। जैसे एंटरसिपेटरी बेल की थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, इससे भी क्वेश्चन जनरली पूछते ही हैं।
सशर्त जमानत, अग्रिम जमानत, डिफ़ॉल्ट बेल का कॉन्सेप्ट कैसे बदला है नए में। तो यानी बेल वाला टॉपिक जबरदस्त पढ़िए, 100% क्वेश्चन होगा, कटेगा ही नहीं। यही सब बातें मैं उस समय करूंगा जब आपका नोटिफिकेशन वहाँ आएगा। हर दिन की बात अगर आप गंभीरता से सुनेंगे और नए हैं तैयारी करने में, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर कलम कापी के साथ बैठेंगे तब तो आप काफ़ी कुछ सीधा फ़ायदा पाएंगे, और अगर केवल बैठकर सुनेंगे तो भी फ़ायदा मिलेगा। तो हम यही कहेंगे कि जो ये सिनेरियो है जिसमें 99.99 सिग्नल देता है कि पुराने लॉ को बिल्कुल हटा देगा, लेकिन जो 1% वो अपवाद है, जैसे हमारा हम लोगों का HJS में और केरल हाई कोर्ट और कुछ कोर्ट्सों ने, स्टेट्स ने ऐसा किया है, कहीं ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट भी तो नहीं सोच रहा। अगर ऐसा कर देता है, ऐसा सिलेबस में वो चेंज करता है, तो फिर पुराने को पढ़ने में, पुराने को दोहरा लेने में थोड़ा सा क्या बुराई है। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि उसको छोड़ देने से बहुत बड़ा फ़ायदा, बल्कि उल्टे नुकसान। क्योंकि आप बगैर आधार के, बगैर बेसिस के अगर आप नए एक्ट पढ़ेंगे तो आप में विसंगतपूर्ण कॉन्सेप्ट पनपने की पूरी गुंजाइश रहेगी, और ये खतरा रहेगा कि आपका अंक नए एक्ट के आंसर में बिल्कुल कर्ब हो जाए, ध्वस्त हो जाए। तो रही बात, आज 15 मिनट लगभग आपसे बात करी कि आप लोग सिलेबस के नाम पर क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा के लिए हो या मेंस के लिए हो, दोनों एक्ट पर, जैसे एक और ट्रिक है, आपके पास जो भी साल पेपर है उसमें जो सेक्शन नंबर जगह जगह मेंशन है, अगर आप इतना कर पाए हैं तो आप उसमें उसी पर एक रेड पेन से या ब्लू पेन से, जो भी आपको अच्छा लगे, बहुत मार्क क्लियर होना चाहिए, उसमें नए वाले को शार्ट में कोई कोड वर्ड करते हुए क्लिक कर दें। यानी अगर साल पेपर में पुराने क्वेश्चन ही दोहरा रहे हैं तो सेक्शन नंबर तो कम से कम क्लियर हो जाएं कि उसका नई संहिता में क्या हो गया है। आप ऐसा करके देखें कितना मज़ा आएगा। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन का समय निकालने में पूरा पर्याप्त समय ही समय, वैकेंसी आपकी आने में भी समय लगेगा। यही सब करने में, गुण धुन में लगने में, जोहने में, इसको कहते हैं जोहना, खाली समय का सदुपयोग करना। आप एक ऐसा शानदार पर्सनल, उसको किसी को मत दिखाइए, ये चीज़ मत किसी को दिखाइए जो आपने खुद से किया है। अब जो प्रिंट होके छप के आया उसको छिपाने का क्या मतलब। बहुत से मूर्ख किताब छिपाते हैं। ये सब चीज़ें नहीं, जो आपकी मौलिकता है, जो आप खुद कर रहे हैं और कोई नहीं कर सकता, वो आपकी थाती है। हैं? गलत कह रहा हूँ? बताइए। ये वो सूत्र है जो आपके अध्ययन में एक नेचुरल फेनामिना पैदा करेगा। किस बात का? जिससे आपका माइंड सेट किताबों पर टिके और एक सृजन का भाव आएगा। क्यों? आप हर सेक्शन पे कोशिश करेंगे, हाँ सर ने सही कहा है, ये सेक्शन नए वाले में क्या है, तो उतने के लिए तो बेरेक्टवा दोनों खोल कर रखेंगे महाराज। नहीं पूरा खोलेंगे तो चार्टवा तो खुलेगा, इसी बहाने दोहराएंगे तो सही। और अगर 10 बार एक्सटार्सन का सेक्शन दोनों में सही सही दोहरा दिए तो उसमें आप खुद ब खुद लिंक बनाने लगेंगे, कितना जोड़ दें, कितना घटा दें, कैसे टिक से याद करें। ये तब होता है जब आप करने बैठते हैं। हम कितनों यहाँ से चिल्लाएं, कितनों शास्त्र यहाँ से उपदेशित करें, असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए प्रभाव उस पर पड़ता है कि कहते हैं ना, गीता की एक लाइन है, आदमी, पुरुष अपने आप का सबसे बड़ा शत्रु है। और पुरुष का मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट लें नर नारी दोनों। नर अपने आप का स्वयं सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र है। इसका सीधा सपाट अर्थ यही है कि यानी अगर आदमी आ जाए तो अपने से ही सबसे ज़्यादा नुकसान खुद से ही करेगा और फ़ायदा भी। यानी जो हम ये अक्सर, हमारा कोई मित्र नहीं, सगा संबंधी नहीं, मुझसे कोई बोलता नहीं, बकवास वाली बातें। एक उपनिषद की लाइन है,
मैं किस उपनिषद में ये बात है मुझे क्लियर नहीं, लेकिन आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि जो सकल ब्रह्मांडे वो एकल पिंडे, मतलब आपके शरीर के अंदर चाहे कितना भी दुबला पतला व्यक्ति हो, जो व्यवस्था है आपकी, उंगलियां, आँख, कान, नाक, पूरा बदन, इसमें पूरे सकल सृष्टि का ब्रह्मांड छिपा है। यानी इसको जनरेट करने पर पूरा भगवान हुआ जा सकता है, और इसको ढुका देने पर, गर्त में डाल देने पर अधोगति हो सकती है। जो ये मानव जन्म मिला है इससे भी छुट्टी हो जाएगी और नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा। जो 84 लाख का चक्कर है उसमें से खिसक करके सबसे जड़वत जिंदगी, पेड़, वृक्ष, पत्थर भी हो सकते हैं आप। अगर आपने निकृष्टतापूर्ण बहुत पत्थर जैसा अगर रेगुलर व्यवहार किया है तो अगला जन्म पत्थर का हो सकता है। हैरान होंगे सुनकर। ये एक व्यवस्था है जो स्पिरिचुअल मार्ग पे आगे जाते हैं, उनमें अगर ये जानने की इच्छा हो कि हम पिछले जन्म में क्या थे, तो धीरे धीरे कुछ महर्षियों का, कुछ व्यक्तियों का तजुर्बा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया है कि हम पत्थर भी हुए हैं सर। उन्होंने अपने बैक लाइफ को जब चेक किया तो पता पाया कि किसी किसी जन्म में वो पत्थर भी थे, वृक्ष रहे हैं, कीड़े मकोड़े रहे हैं। बाप रे! ये गीता की लाइन है। अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन सुन, तू और मैं ऐसा नहीं कि पहली बार यहाँ मौजूद हैं या भविष्य में, अब ये लास्ट है, भविष्य में नहीं आएंगे। इसके पहले भी हम, तू और ये राजा महाराजा लोग थे और आगे भी आएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हमेशा बना रहता है। अगर आप सत्कर्म करते हैं तो ऊर्ध्वगति होती है, और अगर आप सत्कर्म और विकर्म दोनों के परे चले जाते हैं तो आपका जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप निकृष्ट कर्म करते हैं तो आपको अधोगति, यानी जिस लेवल पे आप हैं, मानव तन है तो मानव तन से नीचे की योनि आपको मिलती है। ये बातें क्यों कहा इतनी देर स्पिरिचुअलिटी की? ये जो कंसंट्रेशन है जिसमें आपको अधीरता आ जाती है और कंसंट्रेशन बन नहीं पाता, उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई स्पिरिचुअल बैलेंस करें। कंसंट्रेशन में बड़ी भूमिका है, मेडिटेशन की बड़ी भूमिका है। सुबह सुबह के समय स्वच्छ वातावरण में शांतिपूर्ण माहौल हो तो आप पढ़ने के लिए जब बैठते हैं तो आप उस माइंड सेट को फोकस करने के लिए, तब आप क्रिएटिव होंगे। आप ऐसे समझें, एडिसन ने, जो वैज्ञानिक है, इतने प्रयोग करके बल्ब बनाए। छोड़िए, आपके घर में अगर छोटी सी बच्ची होगी या बच्चा होगा, अगर बढ़िया आर्ट बनाता होगा, गौर से देखना, वो आपका छोटा नन्हा बच्चा जो आर्ट बनाकर तैयार करता है, किसी भी चीज़ का डायग्राम, पिक्चर बना दे, आप उसके आँखों की स्थिरता देखिए, कभी गौर करना। पिक्चर ऐसे बढ़िया नहीं बन के आ जाती। ये जो मूवी आप देखते हैं ना, हजारों कर्मचारी लगते हैं महाराज। तब वो जो हुमा कुरैशी की जो सीरियल आई है बिहार पे, क्राइम वाली, देख रहे हो, तुमको तो लच्छेदार बस बैठे बैठे मिल गया, घी सटासट चाटे जा। ना ना ना, उसके पीछे का फोकस देखो, कैमरामैन कितना स्थिर रहा होगा, कितने कट हुए होंगे, तब वो आपको तसल्ली, ये लड़की, ये फला व्यक्ति इस रोल को करेगा, इसकी आवाज़ पीछे से कोई और देगा। इतना सौंदर्य जब इकट्ठा होता है तब मूवी अच्छी लगती है। और उसमें से मैं आपसे पूछता हूँ, चाहे नया ज़माना हो चाहे पुराना ज़माना हो, जिस अश्लील गाने पर आप रसिक मज़ा लेते हैं, ये दोनों वर्ग हो सकता है, नर नारी दोनों, उस गाने में भी मेहनत है, उस फूहड़ता में भी सोच लगी है कि ये अंदर ही अंदर आदमी खूब जीता है, इसको बाहर निकालो। आप ध्यान देंगे, भोजपुरी गाने के सारे सेगमेंट का कोशिश, वो कलाकार ने अपनी मेहनत बुद्धि का प्रयोग किया, तब बेशुमार पैसा प्राप्त किया है पागल भीड़ से। आपके क्यों कह देने से पागल भीड़ इकट्ठा नहीं हो जाती? क्यों भैया, केसरी वो खेसारी लाल ही इकट्ठा कर लेता है। सोचिए जरा, आप अगर ठहर कर सोचेंगे तो आप भले अपने आप को वकील समझते हो,
कई मामले में पाएंगे हमसे तो बेहतर तो खेसरिया है, निश्चित है। क्योंकि जितने समय आप बैठ के माछी मार रहे हैं, रील चला रहे हैं, उतने समय उतना कमाने के बाद नए गाने की शूटिंग में बिजी है वो। कौन सा शब्द रखा जाए, किस लय में गाया जाए, कमर कैसे हिलाई जाए, कब सेटिंग की जाए, कौन सा डांस फॉलो किया जाए, ये हल्के में लेते हैं आप। खाली इतने में भोजपुरी अश्लील है। अरे अश्लीलता भी ढंग से परोसा जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि फोकस, अगर फोकस नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा। मतलब फोकस अगर नहीं होगा तो वो उत्कृष्ट किसी मामले में नहीं बनेगा। इसीलिए जब आपकी दृष्टि सार्वभौमिक होती है, यानी कहीं पे अच्छाई और बुराई, गुण और दोष नहीं देखती, वो केवल क्या देखती है, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, केवल निर्माण देखिए। अरे भाई इमेजिन कीजिए, आप शाकाहारी हैं, आप किसी के द्वारा हिंसा करना बहुत बुरा मानते हैं, बल्कि आपका बस चले तो जो हिंसा करता दिखाई दे उसका गला ही काट दें या उसको फांसी दे दें इत्यादि। लेकिन आप जंगल की दुनिया देखें, ये नेचर की मर्जी से बेदर्दी के साथ सिंह किसी को खाया जा रहा है। नेचर को चिंता होनी चाहिए ना कि उसके द्वारा बनाई गई गाय और हिरन को क्यों खा ले रही है। मान लीजिए नियम बना दिया जाए कि मानव को केवल वेजिटेरियन होना चाहिए, तो वो जो जंगल में चल रहा है उसको कौन रोकेगा भाई। और अगर भगवान है जो पूरी दुनिया को बनाया है, बड़ा करुणामान है, तो उसकी करुणा वहां कहां चली जाती है। इसका मतलब इस संसार में ना कुछ बुरा है ना कुछ भला। देखने का दृष्टिकोण कैसा है आपका, ये दृष्टिकोण जितना आर पार हो जाएगा उतना ही जीवन आसान हो जाएगा। यही चीज अपने तीनों सिलेबस पे लगाइए। सोचने का ढंग बदल दीजिए, ये सिलेबस छोटा हो जाएगा। सोचने को अगर लोडेड किया और 4 बेवकूफों से बात की तो खा जाएंगे तुमको। तुम अगर 2 घंटा बैठते भी पढ़ने तो आने वाले 2 हफ्ते नहीं बैठने देंगे वो, और टोटल समय फालतू का काम कर रहे होंगे। 24 घंटे पढ़ने की नहीं कह रहा, लेकिन क्रिएटिव बनने को कह रहा। क्योंकि क्रिएशन ही एक ऐसा तरीका है जो आपको टेबल पर बैठाएगा, स्थिर करेगा। चाहे एचजेएस की तैयारी, चाहे झारखंड जे मेंस की तैयारी, चाहे छत्तीसगढ़ जे मेंस की तैयारी, चाहे राजस्थान जे मेंस की तैयारी, चाहे पंजाब हरियाणा टीसीएस जे मेंस की तैयारी में हो, आपको टेबल पर बैठना ही पड़ेगा। और वो बैठने में सिर्फ सूखा सूखा ना पढ़ें। क्रिएशन का मतलब होता है किसी भी आंसर को क्रिएटिव माइंडसेट से तैयार करना, और वो पर्सनल नोट्स वाकई में किसी को तब तक नहीं दिखाना जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। वो कृति, वो मौलिकता, वो निजता है आपकी, बेशकीमती है ये। इसी चीज का तो खोज रहा है एग्जामिनर वहां एग्जाम सेंटर में। जब आप एग्जाम देके चले आते हैं और जब कॉपियां चेक होती हैं, हमारी बात को समझ रहे हैं आप सब। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आप लोग इस कन्फ्यूजन से तो बाहर आएंगे कि सर पुरनका ही केवल पढ़ें या नए का। मैं क्लियर साफ शब्दों में वीडियो बंद करने के पहले कह देता हूँ, चाहे प्री का क्वेश्चन आ जाए, चाहे मेंस का क्वेश्चन आ जाए, चाहे मार्केट में दोनों प्रकार की किताबों की भरमार हो जाए, आपके साथ सिर्फ वही जाएगा जो आपने स्वयं से नए में पुराने की मदद से प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर, मुख्य परीक्षा के स्तर पर स्वयं से पढ़ा होगा। किसी दूसरे के भरोसे नहीं, मेरे भरोसे भी नहीं कि सर को तो दे के ड्यूटी लगाई दी है, 2-2 बजे रात को पढ़ाते हैं, पढ़ाएं, हम पैसे वाले वो बिन पैसे वाले। ना ना ना, ये वाजिद अली शाह का सिलेक्शन एग्जाम में नहीं होता। एग्जाम में सफलता पाने के लिए अब्राहम लिंकन बनना पड़ता है। समझ रहे हैं? अपने जीवन में जंगल से काटी गई लकड़ी के प्रकाश में बंदा पढ़ा। बाबा साहब के संघर्ष की कहानी बतानी पड़ेगी। बाबा साहब कौन सी शख्सियत हैं, क्यों न वो वर्ग
जिनके लिए उन्होंने चिंता की, उनका अपना समाज, दलित समाज, उन्होंने इतना किया है कि कोई ज़रूरत नहीं है रामचरितमानस के प्रणेता भगवान राम की तस्वीर वो अपने घरों में लगाएं। क्यों? वो मान्यताएं जिस पर वो खुलेआम विरोध करते हैं। नगीना सीट से जीतने वाला रावण, जो इस नई पीढ़ी में दलित समाज का अगुवा है, वो चीख चीख के जो कह रहा है बुरा नहीं है। हमें कड़वा सच स्वीकार करना चाहिए और हम अपने दलित वर्ग के उन स्टूडेंट्स को जो हमको सुन रहे हैं इतना जरूर फोकस करेंगे, बाबू आप अपने बुद्ध धर्म पर, बाबा साहब पर फक्र करो, लेकिन किसी भी धर्मावलंबी को, चाहे वो मुसलमान हो या आपके समकक्ष हिंदू ही हो, मतलब मेरा सीधा कहने का भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण को गाली मत दो। आप अपने में मगन रहो, ऊर्जा बचाओ। निंदा में, क्रोध में, ईर्ष्या में, प्रतिद्वंदता में सबसे ज़्यादा बेशकीमती ऊर्जा नष्ट होती है। कैसे देखो? ऐसे मत देखो कि हमें मतलब ही नहीं। क्या ऐसा है जो राम की चीज़ बाबा साहब ने अपनाई हो? क्या ऐसा है जो कृष्ण की चीज़ बाबा साहब ने अपनाई हो? धन्यवाद से भरो। किसी की निंदा, किसी की स्तुति, व्यंग बाण में, गाली गलौज करने में, नीचा दिखाने में, जो तुम्हारी पीढ़ी के साथ कई वर्ष तक किन्हीं लोगों ने किया, उसके बदले में तुम भी वही ना करो। नहीं तो फिर उनमें तुम्हें लगता है कि मनुस्मृति ने तुम्हारे साथ धोखा दिया, ठीक लगे, लेकिन तुम इसके बदले में मनुस्मृति जलाओ नहीं, गाली मत दो। पंडितों को घृणा की दृष्टि से मत देखो। उनका नमस्कार अगर आपके पुराने बाबा दादा चाचा करते हैं, उनको रोको नहीं। नहीं करते हो तो उनको बदे जुबान में, दबे जुबान में गाली मत दो। नहीं तो फिर बाबा साहब नहीं हो तुम, फिर तुम भटके हुए ही हो। बाबा साहब का मतलब पराभव अवस्था। पूरा बुद्ध को समझा। भगवान रजनीश ओशो का बाबा साहब पर टिप्पणी है कि भारत के जानकारों में सबसे बड़ा जानकार महर्षि मैं अगर किसी को कहूँगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये बात सुनते ही कट्टर ब्राह्मण लाभी तिलमिला जाती है। उसे लगता है कि इसी एक शख्स ने पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। ये दोनों पक्ष का गलत ढंग से सोचना है ना। आप उनको कुढ़ो उनको देखकर। दोनों में से जो अच्छी चीज़ें हैं उसको ग्राह्य करो। अगर आपको लगता है ये बहुत घृणित है, ये बहुत गलत लिखा गया, तुलसीदास जी ने फला चीज़ बड़ी गलत बोल दी, उससे दूर हट जाओ। उसको हाथ धो के उसके पीछे मत पड़ो। ऊर्जा बचाओ। ये आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। आपके बच्चों को एक ऐसे कलेवर में बांधेगा। अपने अगुआ से सीखो। क्या रावण जीतने के बाद उस तरीके से गाली गलौज कर रहा है जैसे शुरू में करता था? जैसे पहला कदम उसने जमाया, अब उसकी निगाह जानते हैं कहाँ है? मायावती जी जैसा बनने का। सीखो। वो कैसे बन सकता है? जब तक सवर्ण लाभी को खुश न कर ले। अकेले केवल दलित वर्ग केवल 16% हो, आप सरकार बना लोगे? बुद्धिमानी से सबका बनावटी सम्मान मत करो कि दिखाने के लिए कोई आ गया सवर्ण क्लास का, तो दिखाने के लिए नहीं, अंदर से सम्मान करो। ऐसे ही सवर्ण लाभी से मैं कहूँगा, आपको भी ज़रूरत है उनकी। उनके लिए आप सामने उनकी वाहवाही, तारीफ और उनके जाने के बाद गाली मत दो। छोड़ेगा नहीं परमात्मा। इसलिए एक दूसरे का हाथ बांधकर, सारे विभेद मिटाकर, गिले शिकवे को दिमाग के अंदर से खुरच कर निकालकर एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करो। अध्ययन का स्तर तो सामान्य बात है, व्यक्तित्व का स्तर निखारो। जीवन में पद मिल जाए तो ठीक, नहीं तो रैदास की तरह जीना आ गया। ध्यान रखिए, राजपूत खानदान सबसे बड़ा खानदान, उसकी कुल वधू, माफ कीजिएगा, उसकी वधू की हैसियत प्राप्त करने वाली बड़े महर्षि परिवार में मीराबाई ने किसे गुरु बनाया? जाति से चमार रैदास को।
इसीलिए मैं साफ लफ्जों में बाबा गोरखनाथ, जो हठ योग के प्रणेता, जिन्होंने ध्यान के अनगिनत मार्ग, सिद्ध महात्मा हमारे इस सेक्टर एरिया से हैं, वो मैं उनके ज़्यादा नज़दीक हूँ, लेकिन मैं इस मीडिया चैनल से साफ शब्दों में कहूँगा, मैं गोरखनाथ से बड़ा संत रैदास को मानता हूँ। उनमें उतना सिलवट नहीं थी जितना निर्लिप्त थे रैदास। रैदास का भाव लाइए, कबीर की ओर बढ़िए, तुलसी से कबीर की ओर चलिए। कबीर से तुलसी की ओर अगर बढ़ेंगे तो नुकसान करेंगे, लेकिन तुलसी से कबीर की ओर बढ़ेंगे तो जीवन निर्वाह हो जाएगी, धन्य हो जाएगा, धन्यता का बोध आ जाएगा। भक्ति आंदोलन अगर पढ़ा है तो आपको ये मालूम होना चाहिए, द्वैताद्वैत, अद्वैत और उसके पहले के जो भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारतीय संत हैं, उनका विशिष्टाद्वैत, जो अद्वैताद्वैत, उस सारे धर्म के सिस्टम में सबसे उच्चतम बिंदु पे कौन है? अद्वैत, शंकराचार्य, जिन्होंने कहा माया अनिर्वचनीय है, अहम ब्रह्मास्मि, जगत मिथ्या। उस जगत मिथ्या को भी सारवान बनाया है आगे के आने वाले संतों ने। भगवान रजनीश ने कहा जोरवादी बुद्धा, और भगवान बुद्ध सम्यक आचरण, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक, यानी हर चीज में सम्यक भाव हो। आप अगर बुद्ध धर्म का कोई उपदेश घर पे बैठा रहे हैं श्रीमद् भागवत की तरह, तो आप इस भाव से ना बढ़ें कि आप श्रेष्ठ कर रहे हैं और पंडित वर्ग को तमाशा दिखा रहे हैं, नहीं। इन सब चीज़ों से आप जितना अच्छा करते नहीं, उससे ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। ये दोनों वर्ग सुने, ये समरसता का समय है। इस चीज़ को अगर ध्यान से आप बैठाते हैं भीतर, तो एक ऐसा मंच आएगा कि वो जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसमें हमारे पुरखों से कुछ गलतियां हुई, उसको हम न दोहराएं, और हम एक ऐसे नव समाज का निर्माण करें जिसमें कोई किसी के प्रति, एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति घृणा से इसलिए न भरे कि उसका थोड़ा सा धर्म अलग है, उसका थोड़ा सा वर्ण अलग है, उसकी थोड़ी सी जाति अलग है, उसका रहन सहन अलग है, उसका खान पान अलग है। इस बेसिस पे जो ये वर्तमान में चल रहा है और जिसका विश्व तमाशा देखता है, वो देखना बंद कर दे। आज की बात पूरी, टोटल बातें लेटे हुए हनुमान जी को समर्पित हैं। आप सभी अनुरागपूर्ण प्रियवर, सभी अधिवक्ता बंधुओं बहनों और जितने लोग हमको सुनते हैं, उनके भीतर वो परमात्मा जो बैठ के सुनता है ये बातें, मुझे साफ फील होता है वही यहाँ से बैठ के बोलता है। आपको मजाक लगेगा, हो सकता है सर जी ये क्या बोलते हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। मुझे ये खुद वीडियो, मुझे कल दिन में या जब मौका लगा, मेरा इच्छा हुई, मैं खुद अपनी वीडियो जब सुनता हूँ तो मुझे 98% इसमें कही गई बातें अपनी मुझे नहीं लगती। इसलिए मैं साफ शब्दों में कह देता हूँ, ये मैं ना बोल रहा भैया, ये हनुमान जी बुलवा रहे, आप सुन रहे और आपके भीतर खुदे बैठ के सुन भी रहे। गजब माजरा है। इस आस्वादन का, इस सुनने की सार्थकता यही है कि जो इसमें बोला जा रहा है उसको व्यवहारित होइए, अपने बच्चों में वो डालिए, अपने निकटवर्ती अच्छे लोगों में इस चैनल को शेयर करिए और सीखिए जीवन के निचले से ऊंचे तल पर किसी भी सोसाइटी के किसी भी क्लास का व्यक्ति अपने से अलग फील न करे। समाज का सब एक संवर्ग बनाएं, कोई किसी का विरोधी ना हो। बात पूरी। अगर आप हमारे द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम विधि के प्रश्न पत्रों की तैयारी, यूपी एचजेएस मेंस प्री, बिहार एचजेएस का तो मार्क होना है इंटरव्यू, और जहाँ जहाँ मेंस होना है इससे रिलेटेड प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, या यूपी एचजेएस के लिए ला की क्लासेस से अगर जुड़ना है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर गौर से सुने, 7705090393 पर आप व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। कोई कैसी भी सूचना अगर आई मेरे पास, तन दनाती हुई आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन जब तक वैकेंसी की इंफॉर्मेशन नहीं आती, इस अमूल्य समय का, जैसे आपके पुरखे ब्रह्मर्षि बाबा साहब, इन लोगों ने समय का सदुपयोग किया, वैसे अपने अपने संवर्ग के इन पुरखों को आदर्श मानकर
जुट जाइए, पढ़िए, किसी से घृणा द्वेष मत रखिए। चलते हैं। मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम बोलते हुए कल मिलने के पक्के वादे के साथ चलता हूँ। जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।